खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मोदी सरकार में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े के डिस्प्यूटेड बयान पर आज संसद में जोरदार हंगामा हुआ। हेगड़े ने कर्नाटक के एक पब्लिक मंच से कल देश के सेकुलर ताने बाने पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं उन्हें अपने मां बाप का दरअसल पता नहीं है और वो देश के आईन को बदलने के लिए ही सत्ता में आए। आज अपने इसी बयान पर संसद में बुरी तरह घिरे हेगड़े के पास इसका जवाब नहीं था, सो वो वॉकआउट कर गए। कांग्रेस ने हेगड़े का इस्तीफा मांगा। गुलाम नबी आजाद ने मांग की कि जो मंत्री भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करता उसे मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। बाद में सरकार की तरफ से बोलते हुए सेंट्रल मिनिस्टर विजय गोयल ने सरकार को हेगड़े के बयान से अलग कर लिया, लेकिन बयान पर एक्शन की कोई बात नहीं हुई। उधर हेगड़े के इस बयान के बदले में जहर बुझी जुबान कर्नाटक में भी चली। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़े गुरुशांत पट्टेदार ने 26 जनवरी तक हेगड़े की जुबान काटकर लाने वाले के लिए 1 करोड़ के इनाम का ऐलान कर डाला। तो आज बिग बुलेटिन में बड़ा सवाल यह कि क्या गुजरात के बाद कर्नाटक आने वाले चुनावों के मद्देनजर बनने जा रहा है जहरीली जुबानों का नया ठिकाना? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। गुजरात के बाद कर्नाटक बना जहरीली जुबानों का ठिकाना। आईन बदलना चाहते हैं अनंत कुमार हेगड़े। हेगड़े की जबान काटने पर 1 करोड़ का इनाम भी। सियासत में नफरत का तड़का आखिर कब तक? क्या सोच समझकर जबान का इस्तेमाल इस तरह के जहरीले बयानात के लिए किया जाता है? क्या जहरीली जबानें हर पार्टी के लिए काम आती हैं? कौन लगा सकता है जहरीली जबानों पर लगाम? गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सर बंधा। बीजेपी सदर अमित शाह की कोशिश और नरेंद्र मोदी की मेहनत ने गुजरात में बीजेपी को जीत दिलाई। वहीं अब कर्नाटका में इंतखाबात के दिन करीब हैं और बीजेपी के कुछ लीडरान बेतुके बयानात देकर पार्टी की छवि को खराब करने में लग गए हैं। मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े का मुतनाज़ बयान इसी पस मंजर में देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसको जाती बयान से ताबीर कर रही है। अनंत कुमार हेगड़े के आईन में तब्दीली खुद को सेकुलर कहने वालों के माँ बाप का पता नहीं जैसे बयान पर अपोजिशन चिराग पा है। ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. एक तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सत्ता में इसलिए लाया गया है और सत्ता में वो इसलिए आई है कि उन्हें भारत का संविधान तब्दील करना। दूसरा आपत्तिजनक, वो लोग जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष समझते हैं, सेकुलर समझते हैं या सेकुलरिज्म पे विश्वास है, उनकी पेरेंटेज का ही पता नहीं। तो सेकुलरिज्म तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्तंभ है। एक मेंबर पार्लियामेंट या एक मंत्री सरकार में रहते हुए ये कह सकता है कि उसे भारत के संविधान पर विश्वास नहीं। उस मंत्री को सदन में आना चाहिए, देश से, जनता से, पार्लियामेंट से क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर पार्लियामेंट में विजय गोयल ने कहा कि अनंत कुमार के बयान से हुकूमत इत्तेफाक नहीं रखती। जो सदस्यों ने अपनी चिंता जताई है, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संविधान के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और जो मंत्री ने जो बयान दिया उसके बारे में हमारी सहमति नहीं है। वहीं कलबुर्गी के एमआईएम लीडर गुरुशांत पट्टेदार ने हेगड़े के बयान को सेकुलरिज्म के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मुतनाज़ा बयान देने वाले की जबान काटने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो संविधान को बदलाएंगे बोलकर जो अनंत कुमार हेगड़े जी बोल रहे हैं और सेकुलर वाले बाप माँ को पैदा नहीं हुए ऐसा जो चीज ऐसा जो बोले हैं अनंत कुमार हेगड़े जी को, हम गुलबर्गा, कर्नाटका गुलबर्गा से उनको जबान काटने वाले लोगों को 1 करोड़ बख्शिश दे रहे हैं। जाहिर है कि गुजरात के बाद अब कर्नाटका मुतनाज़े बयानात का गढ़ सा बनता जा रहा है।
आने वाले दिनों में कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात होने हैं। सियासी पार्टियां कर्नाटका का रुख कर भी चुकी हैं और अनंत कुमार का आईन में तब्दीली और सेकुलरिज्म वाला बयान, हेगड़े की जबान काटने पर इनाम, मुस्तकबिल में होने वाले इंतखाबात की तैयारी का रिहर्सल भर ही देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सीधा सवाल हमारा आज यही है कि क्या गुजरात के बाद अब कर्नाटक जहरीली जुबानों का नया ठिकाना बनता हुआ नजर आ रहा है? हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। संदीप चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन आज हमारे साथ इस डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ आसिम वकार साहब, जो कि AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। शहजाद पूनावाला जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। श्रीराज नायर साहब आपको सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, मुंबई से हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, वो अपनी राय रखेंगे। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, पहला सवाल आपसे। अनंत कुमार हेगड़े जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जिस सेकुलर वर्ड का जिक्र है, उनके मुताबिक अगर उनकी बातों पर अमल कर लिया जाए तो इस देश में जितने भी लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्हें दरअसल अपने मां बाप के बारे में पता ही नहीं है। इतनी बड़ी बात वो कह जाते हैं और जब संसद में विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो वॉकआउट कर जाते हैं। कोई जवाबदेही उनकी है या नहीं है, संसद में तो नहीं नजर आई। पार्टी में क्या उनसे कोई जवाबदेही मांगी गई, कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई मांगी गई, कोई कार्रवाई, कोई एक्शन होगा क्या? देखिए समीर जी, कुछ शब्दों के मायने और उन शब्दों के अर्थ बदले हुए भाव में हमेशा देखे जाते रहे। ये दुर्भाग्य है। कई मायने में राजनीति शब्द की व्याख्या भी गलत तरीके से नकारात्मक रूप में की जा रही है। कई बार धर्म शब्द की व्याख्या भी नकारात्मक रूप में की जाती है। मैं मानता हूं कि सेकुलर शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में जोड़ना, इसके पीछे कांग्रेस सरकार की मंशा, और इस शब्द को जोड़ने के बाद पूरी भारतीय राजनीति में सेकुलर शब्द का कितना दुरुपयोग करना, और विशेष तौर पर सेकुलर शब्द को बार बार बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने वाला व्यक्ति ही सेकुलर होगा, इस रूप में परिभाषित करना, मैं मानता हूं इसके कारण ये सारी समस्याएं उपजी हैं। आज तमाम मसलों में आप देखेंगे मतलब अनंत कुमार सांप्रदायिक शक्ति कह करके, और जो नहीं, मैं बिल्कुल साफ कह दूं समीर जी, हेगड़े साहब के बयान पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। सेकुलर शब्द का के मायने क्या है, ये जरूर स्पष्ट होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में सर्वधर्म संभाव की जो बात है, उस बात पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार की जो नीति है, इसका ये हुआ राकेश त्रिपाठी साहब, और कौन ये कहता है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है? मोदी सरकार का जो रुख है अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर, उससे आप बिल्कुल अलग रुख ले रहे हैं। पार्टी अलग है इस मसले पर और सरकार अलग है। नहीं, मैं बिल्कुल अलग रुख नहीं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं समीर जी, मैं समीर जी साफ कह रहा हूं कि किसी भी भारत लोकतांत्रिक संसद में चर्चा होती, हम टीवी डिबेट्स में भी चर्चा करते हैं, चर्चा करने से क्यों घबरा रहे हैं? क्या भारत सेकुलर देश है या सेकुलर देश की जिस तरह की परिभाषा गढ़ी जा रही है, इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? भारत का संविधान नहीं, चर्चा करने से कौन घबरा रहा है? कांग्रेस पार्टी ने, राकेश सुनिए, एक मिनट सुनिए राकेश, कांग्रेस पार्टी ने आज इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी उसका साथ दिया। सफाई मांगी गई अनंत कुमार हेगड़े से, उनके पास कोई जवाब था नहीं, वो वॉकआउट कर गए। उसके बाद सरकार की तरफ से विजय गोयल, जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से स्टेटमेंट संसद के अंदर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम हेगड़े के विचारों का समर्थन नहीं करती है ये सरकार, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग थी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अनंत कुमार हेगड़े ने जो कहा उस पर बहस होनी चाहिए, ठीक कहा, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि बीजेपी की लाइन अलग है, सरकार की लाइन अलग है। नहीं,
मैं समीर जी स्पष्ट कर दूं, मैंने कहीं नहीं कहा कि जो हेगड़े जी ने कहा वो ठीक कहा है। मैंने तो केवल इतना कहा कि चूंकि संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सेकुलर शब्द स्थापित किया गया है, सेकुलर शब्द का किस प्रकार से भारतीय राजनीति में उपयोग किया गया है, किस प्रकार का दुरुपयोग किया गया है, इस शब्द के मायने किस तरह से बदले गए हैं, इस शब्द के मायने आज क्या समझे जाते हैं, इन सब को लेकर के चर्चा होने में आप घबराहट क्यों है? इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए कि सेकुलर शब्द के संदीप चौधरी साहब, बीजेपी उल्टे अब ये इल्जाम लगा रही है कि आप घबरा रहे हैं, सेकुलरिज्म पर चर्चा करने से, बहस करने से आप घबरा रहे हैं। समीर भाई, हम इस देश की जनता के सामने बिल्कुल मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं। हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस देश को तोड़ने की बात करती है। इस देश के अंदर आपसी जो भाईचारा सदियों पुराना चलता है, हजारों साल से चलता है, उसको तोड़ने की बात करती है। मैं आपके टीवी के ऊपर ये दिखाना चाहता हूं, पंजाब केसरी अखबार के जो संपादक हैं अश्विनी कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने आज अपने पेपर में संपादकीय लिखा है और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े को बर्खास्त करने की मांग की है। क्या भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन इस संपादकीय से जाहिर नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, सम्मानीय सांसद अश्विनी कुमार जी, जो करनाल से भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो अनंत कुमार हेगड़े को बर्खास्त करने की मांग करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की इस देश को बांटने की जो नीति है, कहीं ना कहीं आपसी भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन का जो तालमेल है, अंदर खाने, वो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि इस देश को के संविधान को अपमानित करने की बात की जा रही है। इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और संगठन को आके बताना चाहिए इस देश को कि अनंत कुमार हेगड़े ने किसके कहने के ऊपर भारतीय संविधान का अपमान किया, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी इस चीज के ऊपर अपना रुख स्पष्ट करे इस देश को। ठीक है, शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एज ए लॉयर आपकी राय क्या है इस पूरे मसले पर? सेकुलरिज्म वर्ड, इसको लेकर बार बार हल्ला मचाया जाता है, बार बार इस शब्द को लेकर, इस वर्ड को लेकर जमकर पॉलिटिक्स होती है। क्या इस वर्ड को लेकर अभी भी एक तरह से जहरीली जुबानों का नया ठिकाना बनाया जाएगा कर्नाटक को, क्योंकि कर्नाटक में इलेक्शन होने, या फिर जो बातें हो रही है उसके कोई मायने भी है? ये सेकुलरिज्म वर्ड का बार बार सवाल उठाने का मतलब क्या है आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी उनको इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया उन्होंने, माफी मांगनी चाहिए का काम कीजिए। ठीक है संदीप जी, आपकी बात सुन ली हमने, अब सुन लीजिए आप शहजाद को सुनिए जी। ये जो पहले तो मंत्री जो है विजय गोयल, उनका बयान आया है राज्यसभा में कि सरकार इन वक्तव्यों से इत्तेफाक नहीं रखती। कहीं ना कहीं सरकार को भी यह एहसास होता है कि अनंत कुमार हेगड़े की जो जबान थी या जो बोली थी वो न केवल असंवैधानिक है या उसको अपना नहीं जा सकता, ये सरकार का खुद का राज्यसभा में मानना है। देखिए, सरकार और संसद को यह अधिकार है कि संविधान को बदले और 120 बार से ज्यादा संविधान को बदला गया है। उसमें अंबेडकर जी का कोई अपमान नहीं है कि अगर संविधान को बदला जाए, पर संविधान का जो मूल ढांचा है जिसमें सेक्युलरिज्म उसकी रूह और आत्मा में है, चाहे शब्द डालने से या शब्द निकालने से उसकी रूह और आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुमार जी उन्होंने अपने अखबार में संपादकीय लेख में इस चीज का उल्लेख किया है। आप ठीक है, उसका जिक्र कर दिया आपने संदीप जी, अब आगे सुनिए। आप मेरी बात को पूरा होने देंगे या तो आप इंटॉलरेंस, इन्होंने बोल लिया, अब इनको थोड़ी देर चुप रहना कोई, आप इतना इंटॉलरेंस मत दिखाइए। तो मेरा ये कहना है कि सेक्युलरिज्म जो है, पहले तो ये देश इसलिए सेक्युलरिज्म है इसमें क्योंकि यहाँ के लोग सेक्युलर है, और आप कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म हटा भी देंगे तो यहाँ के लोग तो सेक्युलर ही रहेंगे, तो सेक्युलरिज्म पे तो कोई खतरा होने वाला है नहीं। तो जो भी ये नाकाम कोशिशें करना चाहते हैं वो इस कोशिश को भूल जाए। पर मेरा एक मूलभूत सवाल ये है कि जो आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात को कर रही है वो भी उनका हक है करने का, पर मैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और बाबरी मस्जिद गिरा और नरसिम्हा राव ने फिर आके ये वादा किया कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म की उन्होंने एक टेस्ट को रखा कि हम इसको वापस से बनाएंगे। आज मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या सेक्युलरिज्म के आधार पे, क्योंकि वो कहते हैं वो सेक्युलर है, तो क्या उस आधार पे बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए राहुल गांधी कोई कदम अपनाएंगे क्या?
चलिए वो एक अलग दिशा हो जाएगी, उस मैटर पर अभी हम नहीं जाते हैं। आसिम नहीं, अलग विषय नहीं है। मुझे ये बताइए, सेक्युलरिज्म सिर्फ जमा खर्च नहीं है, जुबानी जमा खर्च नहीं है, करके दिखाओ। आप सेक्युलर है ना, करके दिखाओ। नरसिम्हा राव के जमाने में बाबरी मस्जिद गिरी, तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए राहुल गांधी कटिबद्ध है क्या? बात कही है, सिर्फ उसके ऊपर आज डिबेट का इशू होना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी क्या बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए कटिबद्ध है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ड जो है उस पर लोग ऐतराज जता रहे हैं। उस पर एक पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा ऐतराज जताता है जो कि केंद्र सरकार में मंत्री है। बात तो उस पर हो रही है ना, फिर ये बाबरी मस्जिद कहां पहुंच गया? वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, उस पर तो हमने बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ फिर से। सेक्युलरिज्म शब्द नहीं है, सेक्युलरिज्म एक्शन है। तो एक्शन के रूप में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए ये करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, ठीक है। आसिम वखार साहब, मुझे एक सवाल, अरे शब्द को चुनौती देना और एक सेक्युलरिज्म की आत्मा को चुनौती जो मिली बाबरी मस्जिद के गिरने पर, तो उसके लिए क्या करेंगे राहुल गांधी? सेकुलर लोगों को एक तरह से अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, उनसे ये कहते हैं कि भाई सेकुलर लोग जो अपने आप को कहते हैं उनको दरअसल अपने मां बाप के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत बड़ी बात जिसका विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध का ये कौन सा तरीका हुआ कि आप ये कह दें कि 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बख्शिश के तौर पर उस शख्स को जो अनंत कुमार हेगड़े की जुबान काट कर ले आएगा। यह कौन सा तालिबानी तरीका है सर? यह किस तरह की सियासत है? जो धर्मनिरपेक्षता होती है, जहां पर सेकुलरिज्म होता है, वहां के ऊपर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नाजायज है, गलत है। और मैं समझता हूं कि जितने दोषी अनंत कुमार हेगड़े हैं उतने ही दोषी वो भी हो गए जिन्होंने जबान काटने की बात कही। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर एक बात बोल दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जनाब राजनाथ जी कई बार ये बात कह चुके हैं कि सेकुलरिज्म, वो सेकुलर लोग हैं, वो जब उन पर आरोप लगाया जाता है कि आप कट्टरपंथी हैं तो कहते हैं नहीं हम सेकुलर हैं। तो सबसे पहली बात तो कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाए कि क्या अनंत कुमार हेगड़े जी का बयान आप पे लागू होता है? भाई उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म वाले लोग जो हैं उनके माँ बाप का पता नहीं है। तो ये बात तो सब पे लागू हो गई, जिसने सेकुलरिज्म की बात की उस पर भी लागू हो गई, जो मानता है और जिसने कहा वो भी सब पे लागू हो गई। तो साहब मेरे तो वालिद वालदा का पता है, मैं नाम बता दूंगा, दादा का भी नाम पता है, परदादा का भी पता है, और उनके वालिद का भी पता है और उनके वालिद का भी पता है। लेकिन मसला ये है कि जो प्रधानमंत्री जी को ये कह दे कि जो सेकुलर है उनके माँ बाप का पता नहीं है, तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि इस पर एक्शन ले और अपने माँ बाप का नाम बताएं यहाँ। और राकेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, मैं एक नहीं 10 वीडियो आपको दिखा दूंगा प्रधानमंत्री जी के, ये कहते हुए कि नहीं सेकुलर हैं, सेकुलर हैं, सेकुलर हैं। तो पहले तो राकेश त्रिपाठी जी बताएं कि अभी बचाव कर रहे थे अनंत कुमार हेगड़े का और परिपेच और शरीपेच बता रहे थे, ऐसे सुना था वैसे सुना था। तो मैं सीधी सीधी भाषा में पूछ रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष लोग जो सेकुलर लोग होते हैं उनके माँ बाप का पता नहीं होता है। तो अनंत कुमार हेगड़े जी सही हैं या प्रधानमंत्री जी और राजनाथ जी के माँ बाप का पता नहीं है, या अनंत कुमार हेगड़े गलत हैं और दोनों के माँ बाप को पता है? आपको जरा जवाब दे दीजिए। राकेश छोटा सा जवाब देंगे क्या? देखिए मैं मानता हूं ये समझदारी का अभाव है। जब समझदारी का अभाव होता है तो शब्दों की व्याख्याएं गलत तरीके से की जाती हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब निरपेक्षता की बात होती है तो निरपेक्षता किस रूप में? निरपेक्षता राज्य की विधि व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था है। किसी से भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि कई बार प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है कि वो सेकुलर है, वो सेकुलर है, वो सेकुलर की बात करती है। अनंत कुमार हेगड़े का बयान उन पर लागू होता है, उनके माँ बाप का पता है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं सेकुलर शब्द का अर्थ केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान से सहमत हैं या नहीं है? क्या आपके मंत्री ने संविधान को चुनौती दी है या नहीं दी है? ठीक है राकेश, कहा नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की आवश्यकता में आई है? सेकुलर वर्ड जो है, इससे अचानक इतनी अम्बेडकर का अपमान किया है कि नहीं किया है? इससे अचानक इतना खतरा क्यों पैदा हो गया कि संविधान में मौजूद है ये वर्ड प्रियम्बल में, लेकिन वो भी आपको इतना बुरा, इतना गलत नजर आने लगा कि जो अपने आप को सेकुलर कह रहा है, समीर जी ये प्रियम्बल में मौजूद नहीं है। ये प्रियम्बल में 1976 में
आजादी के संविधान के लागू होने के 26 वर्ष बाद कांग्रेस के शासन में बिल्कुल ऐड किया गया 42वें संशोधन में, लेकिन अब हिस्सा है संविधान का, इससे इनकार कर देंगे क्या? उसी संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं आपके मंत्री जी। 26 वर्ष बाद तो क्या 26 साल तक क्या देश, क्या 26 साल तक देश सांप्रदायिक था? क्या 26 साल तक आप क्या अपने बयान के अंदर हेगड़े जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं? मुझे श्रीराज जी के पास भी जाना है, आप भी उसी लाइन पर चल रहे हैं? राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप भी बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना चाह रहे हैं? में आया या 50वें संशोधन में आया या 20वें संशोधन में आया, इससे बहस नहीं है। बहस इस बात से होनी चाहिए कि क्या वो संविधान का हिस्सा है या नहीं, और अगर शब्द सेकुलर हमारे संविधान का हिस्सा है तो क्या आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की सरकार उसमें विश्वास रखती है या नहीं? और जब आपकी पार्टी का एक मंत्री ये बात कहे कि जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो लोग अपने माँ बाप का अता पता नहीं रखते, और यहां पर पहचान जो है वो धर्म और जाति के बुनियाद पर होनी चाहिए, तो क्या इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती? भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अनंत कुमार को बर्खास्त करना चाहिए, ये गलत बात, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अरे सर सुन तो लीजिए ना, आप क्यों बीच में घुस रहे हैं? मुझे कहने दीजिए बात। बोलिए आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अनंत कुमार को डिसमिस करेगी उनके पद से, या माफी मंगवाएगी उनसे कि देश की जनता से वो माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने अपमान किया है इस देश के संविधान का। और कोई भी सरकार हो, किसी भी उसकी विचारधारा पार्टी की कुछ भी हो सकती है, जब वो सरकार में आती है तो उस वक्त उसकी विचारधारा और उसका सारा कुछ वो संविधान पर आधारित होता है और संविधान पर ही निर्धारित होता है। आपने कहा साहब ज्ञान का अभाव है या समझ का अभाव है, तो समझ का अभाव किसका है मेरे भाई? अनंत कुमार का है या फिर MIM के उस लीडर का है जो जबान काटने की बात कर रहा है? आसिम वकार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कभी आपके लिए आसिम वकार साहब आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी उस पार्टी के लीडर के खिलाफ भी एक्शन सख्त लें जिसने ये बात कही है कि साहब जबान काट के लाए। अरे कोई अराजकता में थोड़ा ही रहते हैं भाई हम। हिंदुस्तान में संविधान का राज है, संवैधानिक हुकूमत चलती है। अगर उस आदमी ने क्राइम किया है, चाहे वो मिनिस्टर नहीं कुछ भी हो जाए, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, कानूनी भी होना चाहिए और सियासी भी होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आपके पार्टी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इनको पॉलिटिकल भी सजा मिलनी चाहिए और उनको लीगल भी सजा मिलनी चाहिए। श्रीराज नायर साहब बीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीराज नायर साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि गुजरात के बाद अब कर्नाटक ठिकाना बनने जा रहा है जहरीली जुबानों का, क्योंकि वहां पर अगले साल इलेक्शन होना है, इसलिए वहां पर भी लोगों को पोलराइज करना है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? अभी योगी आदित्यनाथ गए थे, उन्होंने कहा एक तरफ हनुमान की पूजा करने वाले हैं, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान की पूजा करने वाले हैं, और अब सेकुलर वर्ड पर ही सवाल खड़े कर देना, क्या है ये? देखिए समीर जी, पहली बात मैं बहुत समय बाद आपके चैनल पे आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे बुलाया। ये सेक्युलर शब्द से हमारा तो कोई वास्ता है नहीं। हम तो ये मानते हैं पूरी तरह से भारत एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति आज हिंदू है या कल हिंदू था। दूसरी बात, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? सेक्युलरिज्म एक वेस्टर्न वर्ड है, एक अंग्रेजी शब्द है। सेक्युलरिज्म का मतलब अंग्रेजी में यह था कि चर्च शुड नॉट इंटरफेयर इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। यहां पे सेक्युलरिज्म का यहाँ पे कौन सा धर्म डे टू डे गवर्नेंस में कहां पे हम ये हस्तक्षेप कर रहा है, ये बताइए। दूसरी बात, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ग्राहक देख के पुड़ी बांधा जाए। जिस तरह से आप गुजरात की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में किस तरह आपने देखा, एक बार भी किसी एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी हैं, एक बार भी एक दरगाह में नहीं गए, किसी मजार पर नहीं गए, केवल मंदिर ही जाते रहे। ये केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति को इससे खुश हुए आप लोग करके, इससे विश्व हिंदू 70 वर्षों में हिंदू बैशिंग, हिंदू को प्रताड़ना, हिंदुओं को प्रताड़ना, हिंदुओं को झूठे केसेस में बांध लादना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, ये लगातार सेक्युलरिज्म का जामा ओढ़ करके ये जो पार्टियां जो वोट बैंक की राजनीति करती आ रही है, ऐसा इसका सेक्युलरिज्म का दुरुपयोग हुआ है। और आज हिंदू जाग चुका है, और हम तो बार बार कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला हर व्यक्ति, ये यहाँ का निजी धर्म, सुनिए, यहाँ का इंडिजिनियस धर्म, यहाँ का ओरिजिनल धर्म हिंदू धर्म है, और बाकी सारे धर्म बाहर से आके यहाँ पनपे, तो ये हिंदू धर्म के मानने वालों की महानता है
कि सारे तो आप धर्मों तो को मानते यहाँ ही नहीं पे फिर पनपाया, आपको यानी पढ़ाया इंडियन और कॉन्स्टिट्यूशन उनको में उनके विश्वास साथ ही न्याय नहीं है, किया। भरोसा ही हिंदू नहीं है। धर्म तो आपकी हिंदू इजाजत धर्म से को सवाल सेक्युलरिज्म नहीं नहीं सिखाने नहीं की नायर आवश्यकता नहीं है। नायर साहब आपको आप इंडियन सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू भरोसा ही धर्म नहीं को है। सेक्युलर जब आप सिखाने सेकुलर का वर्ड को ही खारिज कर रहे हैं तो या तो पहले आप अपनी सरकार को मनाइए कि वो संविधान संशोधन करे, सेकुलर वर्ड हटाए। सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि वो अनंत कुमार हेगड़े जैसे मंत्रियों के बयानों के साथ नहीं है। समीर जी इसका मतलब ऐसा नहीं होने जा रहा। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप और आपका संगठन भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते। इस्लाम आता ही नहीं। कभी माँ बाप का पता नहीं है, इसका मतलब हमने कहा नहीं ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू धर्म की व्याख्या भी और जिस तरह से जामा ओढ़ करके लगातार प्रताड़ना की जा रही है, इसके हम खिलाफ है। व्याख्या कर दीजिए और ऐसे देश नहीं चलता ना नायर साहब कि आपने कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है तो हमने मान लिया कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू धर्म में यहाँ पे रखेंगे ईसाई धर्म तो परिवार कौन से हिंदू क्या धर्म भारतीय मानता जनता है? पार्टी ठीक है कहाँ पे आप अनंत कुमार देखिए हेगड़े के खिलाफ जहाँ कार्रवाई हिंदू की, माइनॉरिटी क्या है उनसे इस्तीफा लेगी? उनको नस्तोनाबूद किया गया। क्या अनंत कुमार हेगड़े ने भारतीय संविधान को ठीक है। चुनौती नहीं दी है? क्या अनंत कुमार हेगड़े ने ठीक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल ने चुनौती जो दे रहे हैं संविधान वो कह रहे हैं कि हम बनाया था, सत्ता में उसका आए ही हैं पालन इसलिए कि संविधान को बदल सके। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे, एक छोटा सा ब्रेक आप सबकी इजाजत से ले रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। क्या आप कर्नाटक जहरीली जुबानों का ठिकाना बनने जा रहा है? ये हमारा का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो क्या कर्नाटक बनने जा रहा है गुजरात के बाद जहरीली जुबानों का नया ठिकाना? क्योंकि अगले साल कर्नाटक में चुनाव होने हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। आसिम वखार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गुरुशांत पट्टेदार जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं, जिन्होंने ये बयान दिया कि जो जुबान काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए बख्शिश दी जाएगी, उनके खिलाफ आपकी पार्टी एक्शन लेने जा रही है? उनके खिलाफ होगी कार्रवाई? ये भरोसा दिलाएंगे आप? देखिए मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जनाब सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास सारे पावर हैं और उन तक ये अगर खबर पहुंची है तो मैं समझता हूं कि वो जरूर कुछ ना कुछ इस पर करेंगे। मैंने आपसे पहले ही खंडन कर दिया, मैंने बिल्कुल मजम्मत की है। मैं इस तरह के ना तो बयानात का फेवर करता हूं, मेरी पार्टी नहीं किसी और पार्टी के भी होते हैं तो मैं विरोध करता हूं। वो इसलिए बोला था कि हिंदुस्तान में कम से कम 1000 वीडियो ऐसे होंगे जिनमें जब दंगे होते हैं तो पुलिस के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ गुंडे गेरुआ गमछा डालकर नारे लगाते हुए पत्थर फेंकते हैं, बमबाजी करते हैं, हत्याएं करते हैं, तलवारें लेकर सड़क पर आते हैं, आगजनी करते हैं। तो जब पुलिस की आड़ में भगवाधारी गुंडे सड़कों पर निकलकर आतंक फैलाएंगे तो ये बात तो कही जाएगी कि पुलिस हिंदुओं को बदनाम करने के साथ जब पुलिस हटाएंगे तभी तो इन गुंडों से निपटा जाएगा, क्योंकि पुलिस तो गुंडों को साथ लेकर चल रही है। आसिम वखार साहब, ऐसे अगर एक्शन को साथ लेकर चल लगेगा तो फिर तो जंगल राज आ जाएगा, साथ लेकर चलेगी। इस तरह से सरेआम अगर कोई जुबान काटने की बात करेगा और वो आपकी पार्टी में बना रहेगा तो मैसेज क्या जाएगा? के लिए पुलिस हटा दो, एक किसने कहा? अनंत कुमार हेगड़े को हटाइए आप, पहले अनंत कुमार हेगड़े को हटाइए और उसके बाद बात कीजिए आप। पहले आप अनंत कुमार हेगड़े को उनको निलंबित कीजिए मंत्रालय से, उसके बाद बात कीजिए आप। राकेश त्रिपाठी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी के क्या करेंगे? क्या इसके लिए आपकी पार्टी तैयार होगी? अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? एआईएमआईएम कह रही है कि जुबान काटने वाले के खिलाफ कार्रवाई तभी होगी जब हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई होगी। वाले एसपी, एसएसपी और सीओ इंस्पेक्टर जब गुंडों को लेकर साथ चलते हैं, भगवाधारी गुंडों को साथ लेकर चलते हैं, आग लगवाते हैं, बम फेंकवाते हैं, हत्या करवाते हैं, दंगा करवाते हैं, जब उन पुलिस वालों को क्या कीजिएगा? राकेश जवाब दे। आपके लोग भगवा गेरुआ कपड़ा पहन के हिंदू संगठनों को बदनाम करते हैं। मैं जवाब देता हूं। देखिए, अरे फालतू के आरोप ना लगाएं ना, ऐसे ही हवा में बातें ना करें। डिबेट में बैठे हुए हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपके सब जानते हैं। ठीक है, ये दोनों को एक मिनट फैक्ट्स के साथ बात हो, फैक्ट्स के साथ बात हो। इस वक्त लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, ये सोच कर बोलें जो भी बोल रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए इस बात का। जी, इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को बिठा लेते हैं। मैं आ रहा हूं शहजाद, एक मिनट चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से 1950 में भारत का संविधान लागू होता है,
मैं प्रधानमंत्री जी का नाम, नरेंद्र मोदी जी का नाम साहब लगा रहा हूँ, और ये कौन घटिया आदमी बिठा लिया आपने? किस तरह बात कर रहे हैं हमारे सदर के बारे में? ऐसे नाम दिया जाता है सर? समीर जी का प्रश्न मैं तो आपके नेताओं के बारे में सब साहब और श्री लगा रहा हूँ, आपको तमीज नहीं कैसे नाम दिया जाता है? आप जवाब सुन लीजिए, एक मिनट सवाल है। ठीक है वकार साहब एक मिनट जी। अरे क्या तमीज है? जब 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो कौन बोलता है? अरे श्रीराज नायर जी, एक मिनट, जब आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा ना प्लीज। साहब मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता, प्लीज ऐसे घटिया लोगों को मत बुलाया कीजिए बहस में। नहीं आप ऐसे लोगों को वकार साहब पर्सनल ना हो, इतना पर्सनल ना हो और इतना नाराज ना हो। एक मिनट श्रीराज नायर जी, क्या पर्सनल की बात करते हैं आप लोग बुलाकर ऐसे लोगों को बिठाकर बदतमीजी करते हैं। ये किस इनको बात करना नहीं आती है, ये छोटे बड़े का लिहाज नहीं जानते हैं। बोल रहा है ये मौलाना असीम वकार साहब, आगे बढ़ जाए हम थोड़ा, आगे बढ़ जाए, कहेंगे कि आप आगे बढ़ जाए थोड़ा। ठीक है राकेश जी, जवाब दे अपना, कंप्लीट करें। समीर आपके शो में आगे इस तरह की बात करेंगे? अरे माफी तो अनंत कुमार हेगड़े ने नहीं मांगी, माफी तो आपके नेता गुरुशांत ने नहीं मांगी, माफी क्या श्रीराज नायर से मंगवाएंगे आप? प्लीज एक मिनट जवाब ले लें हम एक बार राकेश जी से। राकेश देखिए, मैं मूल प्रश्न पर फिर वही बात ऐसे जाहिल मौलानाओं को मत बुलाइए। 1950 में संविधान लागू होता है और 26 वर्ष तक 1976 आने तक क्या भारत सांप्रदायिक देश था? क्या भारत सेकुलर स्टेट नहीं था? 1976 में जब देश में आपातकाल लगा हुआ था कांग्रेस के शासन में, उस आपातकाल के समय में 42वां संविधान संशोधन करके भारत के प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा जाता है और उसके बाद से भारत की राजनीति में एक अलग तरह का परिवर्तन होता है जब तमाम सारे महत्वपूर्ण मसलों को केवल सेकुलरिज्म का छाता लगा करके रोक दिया जाता है। वास्तविकता में सेकुलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यकों को गाली देने का और अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने का स्वांग रचा जा रहा है। जिस संविधान के तहत उन्होंने मंत्री पद की मैं मानता हूं कि अरे भाई राकेश जी, ये दो अलग अलग वर्ड है ना, मायने क्या है? एक मिनट सुनिएगा राकेश जी। शहजाद ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ये सेकुलर वर्ड को अपीजमेंट से बार बार क्यों जोड़ा जा रहा है? मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए। अपीजमेंट एक नेगेटिव वर्ड है, सेकुलर एक पॉजिटिव वर्ड है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? बार बार हम सेकुलर की बात करते हैं, उधर से बात बीजेपी की तरफ से ये होती है कि अपीजमेंट का विरोध। मीनिंग निकाले जा रहे हैं, सेकुलरिज्म के नेगेटिव मीनिंग निकाले जा रहे हैं। नहीं, वो तो आप निकाल रहे हैं ना, वो तो आप निकाल रहे हैं। आपने सेकुलर को एक अब्यूज बना दिया है। क्या कार्रवाई करेंगे अनंत कुमार? ठीक है, एक मिनट राकेश जी, एक मिनट, संदीप एक मिनट, की बात करना शहजाद है और मुस्लिमों की बात करना सेकुलरिज्म है। नहीं, ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? शहजाद ये डेफिनेशन कौन सी हुई कि हिंदुओं की बात करना सांप्रदायिक हो गया और मुसलमानों की बात करना सेकुलर हो गया? सीधी सी बात, ये कैसी डेफिनेशन है शहजाद? भारतीय जनता पार्टी पर किस प्रकार से विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है और सांप्रदायिक दलों को दरकिनार करने के लिए मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? कौन कह सकता है कि विपक्ष को सेकुलरिज्म का तमगा मिल जाता है? समीर भाई, आज मैं लगातार चर्चा में झगड़ा सुन रहा हूं, कोई तर्क की बात नहीं हो पा रही है। बोलिए शहजाद। समीर भाई, दिक्कत हमारे मुल्क की और सियासत की दिक्कत यह है कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं कि किसी ने क्या बोला। क्योंकि देखिए, किसी ने क्या बोला, अगर इसमें जाएंगे तो असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी में क्या लोगों ने बोला है, कांग्रेस में भी क्या लोगों ने बोला है, बीजेपी में भी क्या बोला है लोगों ने, ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल टेस्ट देता हूं। अगर जो लोग आज इस स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, मैंने भी ऑब्जेक्शन लिया है, पर जो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं उनसे मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं। आप तो सेक्युलर है ना, बीजेपी सेक्युलर नहीं है, आप मान के चल रहे हो, आप तो सेक्युलर है ना, तो आप मुझे बताओ कि आपके आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जब गुजरात में 1 महीने थे, मंदिर चले गए, तो वहां पे गुजरात के मुसलमानों की एक बात नहीं की, 10% आबादी की। और अहमद पटेल का नाम अगर मुख्यमंत्री के लिए आया तो अहमद पटेल को जैसे वो कचरे के डिब्बे में उनको डालना, वैसे बात कर दी उनके बारे में। तो ये कैसे सेक्युलर लोग हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अनंत कुमार हेगड़े को जो बीमारी है, संदीप चौधरी साहब जवाब दीजिए इस बात का। आपको कौन सी बीमारी लग गई कि आपने अहमद पटेल को इस तरीके से? शहजाद कह रहे हैं कि बीजेपी वाली बीमारी आपको भी लग गई, आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर चल दिए। मंदिर दर्शन करने गए लेकिन दरगाहों पर नहीं गए, सबका नाम लिया लेकिन अफराजुल का नाम नहीं लिया, जबकि वो इस देश में इतना बड़ा मुद्दा था उस वक्त। गुजरात दंगों का जिक्र नहीं किया। समीर, जवाब दीजिए।
समीर भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सम्मानीय शहजाद भाई ने जो बातें उठाई हैं, इस देश के अंदर चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे संदीप चौधरी हो, चाहे शहजाद भाई हो, चाहे समीर भाई हो, सबको अपने अपने धर्म की पालन करने की छूट इस देश के संविधान ने दी हुई है। सबके दिल में जो आस्था होती है वो उस जगह पे जाके अपनी पूजा अर्चना करता है। मैं आज कहना चाहूंगा कि आज इस डिबेट के अंदर कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और शहजाद भाई के बारे में तो अभी पिछले दिनों पूरे देश ने जाना कि किसके कहने से क्या बयान देते हैं, किसके कहने से क्या काम करते हैं। अरे आप मुझे बताओ, 70 साल में किसी दलित, ओबीसी, मुसलमान, क्रिश्चियन, ट्राइबल को आपने प्रधानमंत्री बनाया? क्या किसी दलित, मुसलमान, ओबीसी, ट्राइबल, क्रिश्चियन को 70 साल में आपने प्रधानमंत्री बनाया? आखिरी मुसलमान सीएम आपने कब बनाया, आपको पता है? आपने 1982 के बाद किसी भी मुसलमान को जम्मू कश्मीर छोड़ के मुसलमान संदीप जी, शहजाद के सवाल का एक निचोड़ ये निकलता है कि आप भी सेकुलरिज्म का सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। असल में वो सेकुलरिज्म जो दिखना चाहिए आपकी तरफ से वो दिख नहीं रहा है। सवाल उठाते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए बस। कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, इस कांग्रेस पार्टी ने एक अल्पसंख्यक को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, इस कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस पार्टी ने एक मोहम्मदन को, एक मुस्लिम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। ये आप इस देश के अंदर ये नई बहस को क्यों जन्म देना चाहते हैं? जिस चीज का इस देश के विकास से कोई ताल्लुक नहीं है, उन बातों में आप क्यों उलझाना चाहते हैं? आज 21वीं सदी की ओर देश जा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या किया आपने? आप सीताराम जी केसरी हमारे सामान्य पार्टी के अध्यक्ष थे, बाबू जगजीवन राम को क्यों नहीं बनाया? सामान्य सोनिया गांधी जी इस बाबू जगजीवन राम को बनाया कभी? ये आप छोड़िए शहजाद जी, आप तो ये बताइए कि किसके कहने पे आप इस देश को दोहराए पे खड़ा करना चाहते हैं? आज देश को आप अब्दुल रहमान अंटुले को आपने मुख्यमंत्री से हटाने के बाद किसी को बनाया मुख्यमंत्री? डिबेट के अंदर सीधा सवाल ये था, क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शहजाद वर्सेस शहजादा की जो डिबेट है, इसमें हम नहीं जाएंगे, इसमें आज हम नहीं जाएंगे। मौलाना आबिद साहब के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना आबिद साहब, इस तरह के स्टेटमेंट जो दिए जा रहे हैं, अपमान नहीं किया गुजरात में भी आप क्या कहना लोगों को पोलराइज करने वाले स्टेटमेंट्स नेताओं की तरफ से दिए गए, वो हमने देखा। अब एक बार फिर कर्नाटक में उस सिलसिले का शुरू होना, क्या ये मान लिया गया है कि इस तरह के बयानात जो हैं वो इलेक्शन में फायदा पहुंचाते ही पहुंचाते हैं? समीर भाई, असल में देश की बदनसीबी ये है कि यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को ये एक आसान सा नुस्खा मिल गया है कि जनता का कोई हित पूरा ना करो, कोई काम ना करो, और सिर्फ धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, जात के नाम पर, इलाके के नाम पर और इस तरह के जज्बाती नारों के नाम पर जो है जनता को गुमराह करके और राकेश एक बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सेकुलर वर्ड इसलिए जोड़ा गया ताकि राजनीति का मिजाज बदला जा सके और इसके चलते जमकर अपीजमेंट हुआ मुसलमानों का। समीर भाई, क्या अपीजमेंट हुआ? मैं वही कहना चाहता हूं। देखिए, अभी राकेश भाई एक बात कह रहे थे कि साहब हिंदुओं की बात करना कम्युनलिज्म हो गया और साहब मुसलमानों की बात करना सेकुलरिज्म हो गया। तो मुझे ये बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले हालांकि अपने आप को अनंत कुमार के बयान से अलग किया था, लेकिन आपका ये वक्तव्य देना कि साहब हिंदू की बात करना कम्युनलिज्म हो गया, तो भाई ये क्या कम्युनलिज्म नहीं है? सच्ची बताइए, क्या ये वो दोहरी मापदंड नहीं है? क्या आपके दिमाग की दोहरी सोच नहीं? देखिए, आप लोग अगर ऐसे नेताओं को, चाहे वो MIM के वो जबान काटने वाले हों, चाहे आपके अनंत कुमार हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, अगर इस देश के 2-4 राजनेताओं को राजनीतिक सजा इसकी मिल जाए और उनको अलग कर दिया जाए उनके पदों से, आप यकीन जानिएगा सियासत की गंदगी साफ होने की कगार पर देश चल पड़ेगा उस रास्ते पर, और ऐसा संभव है। लेकिन पार्टियों को अपने आप को ईमानदार बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि साहब जब फंस जाए तो उस वक्त ये कहने के साहब हम उससे अलग हैं, वो उनका जाति बयान है, लेकिन उनको पूरी तरह से मान सम्मान पार्टी में दिया जाए, सरकारों में ओहदे दिए जाए और उनको आगे भी बढ़ाया जाए। तो ये जब तक दोहरा रवैया रहेगा, जब तक, और देखिए माफ कीजिएगा, हम लोग आज हैं कल नहीं होंगे, देश जरूर होगा, और देश होगा तो हमारी आने वाली नस्लें जो है इन सब कुकर्मों के जो अजाब आने वाले उनको भुगतेंगे। इसलिए अपनी नस्लों का, अपने देश का बड़ा हित सोचिए। हमारे छोटे छोटे हित बहुत छोटे माने रखते हैं इस देश। श्रीराज नायर साहब, कुछ समझ में आई आपको क्या मौलाना आबिद की बात, या फिर आप लोग ये मानकर बैठ गए हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना है और सरकार के मंत्री अनंत कुमार हेगड़े उसी दिशा में
एक बयान दे रहे हैं, आगे की रणनीति जो है, आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसको क्लियर कर रहे हैं। कौन थे? हिंदू ही थे ये साहब लोग जो बैठे हैं। हाँ, अरे तो क्या फर्क पड़ता है? आप समीर भाई आपकी इजाजत सिर्फ एक बात देखिए, नायक जी आप और मैं हम सब जितनी भी मानवता मनुष्य जहां भी है सब एक माँ बाप की औलाद हैं। कश्मीर में सब एक माँ क्या हुआ? बस हो गई खत्म बात। कश्मीर में सेक्युलरिज्म का क्या हुआ? अरे नायर साहब, हिंदुओं का नायर साहब दुनिया कहां से कहां जा रही है? नायर साहब दुनिया कहां से कहां जा रही है? आप इसी हिंदू मुसलमान में अटके हैं कब तक इसका कि हिंदू राष्ट्र है, सेकुलर राष्ट्र नहीं है। अरे हमारी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि यहाँ पर सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। उस ताकत को ही खत्म करना चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? यही तो सबसे बड़ी ताकत है, यही तो सबसे बड़ी सेक्युलर इसीलिए ही है, खासियत है हमारे मुल्क की। इसलिए कि इस देश का हिंदू सेक्युलर है। समीर, हिंदू के खून में भाई, सेक्युलरिज्म है। अरे इस देश के सारे इंसान सेकुलर है भाई, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध सब सेकुलर हैं। आप जो है का मत लीजिए, वहाँ सेक्युलरिज्म कहाँ गया? गलत बात है। किस तरह से आप देखिए, आसिफ वक़ार साहब, ये कौन सा लॉजिक हुआ? आसिफ वक़ार साहब, ये दलील बार बार दी जाती है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये दलील बार बार दी जाती है क्योंकि इस देश का हिंदू सेकुलर है, इसलिए ये मुल्क सेकुलर है। की राजनीति इसका क्या मतलब है? ये गिराक देख के आसिफ वक़ार साहब, सेक्युलरिज्म नहीं है। समीर जी, गिराक देख के पूरी बांधना सेक्युलरिज्म नहीं है। जिस तरह से ये लोग केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है सेक्युलरिज्म के नाम पर, और ये बिल्कुल हिंदू फूलों के चमन की तरह है कि रंग रंग के फूल इसमें खिल रहे हैं। धर्म आसिफ वक़ार साहब, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है क्या आपके हिसाब से? ख्याल रखा श्रीराज नायर साहब, हिंदू लिबरल पहले तो ये कह रहे हैं कि सेकुलर मुल्क नहीं है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ का हिंदू सेकुलर है, और ये तब तक ही सेकुलर है जब तक हिंदू सेकुलर है। हिंदुओं के जेनेटिक वो कह रहे हैं कि या तो यहाँ के रहने वाले सभी हिंदू थे या हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूं नायर साहब अपना डीएनए करा लिया, आप खुद ही हिंदू नहीं है, आप ही हिंदू नहीं है नायर साहब, तो आपके खानदान में कोई भी हिंदू नहीं है। आप खुद देखिए, सेक्युलरिज्म या तो यहूदी होंगे या दलित होंगे और या मुसलमान होंगे, इन तीन के अलावा आपकी कोई डीएनए नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। या तो आप दलित होंगे, देश में द्रविड़ दलितों का देश था ये, या आप मुसलमान होंगे या आप यहूदी होंगे, इसके अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है। आप चिल्लाइए नहीं, अपना डीएनए कराइए जाकर। मैंने आपसे कहा आप ही हिंदू नहीं है, मैं आपको ही हिंदू नहीं मानता, आप ही हिंदू नहीं है साहब, चीज के ऊपर आके भारतीय जनता पार्टी को साहब आप ही हिंदू नहीं है। मैं कह रहा हूँ या तो आप दलित होंगे या मुसलमान होंगे और या आप यहूदी होंगे, और ज्यादा आशंका इस बात की है कि आप यहूदी होंगे, गारंटी से कह रहा हूँ यहूदी होंगे आप। हिंदू जाग चुका है। ठीक है संदीप चौधरी साहब, अब कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होगा? अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये एक तरह से क्लियर हो चुका है। अब आपकी पार्टी का रुख क्या होगा? मान जाएंगे आप? समीर भाई, अनंत कुमार हेगड़े को कांग्रेस पार्टी मांग रहे हैं। नहीं, नायर साहब खुद ही हिंदू नहीं है भाई, मैं तो कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ नायर साहब हिंदू नहीं है। देश के संविधान के अंदर आस्था व्यक्त करनी यहूदी आदमी है, अगर वो टेस्टिंग करा ले, डीएनए टेस्ट करा ले, तो उससे जो डीएनए है वो यहूदियों से मिलेगा जाकर। रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उनको इस सरकार से बर्खास्त करना चाहिए, और बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेने का अधिकार होता है कि इस देश के संविधान का अपमान करने के, उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं है, आप दूसरों क्या पहचान बता रहे हैं? केंद्र सरकार के मंत्री मोहन भागवत जी हिंदू है ना आप हिंदू हैं? कोई हिंदू नहीं है यहाँ, सब जितने भी आसिफ वक़ार साहब क्या हो गया आपको? मुसलमान हो सकते हैं या फिर किसके आधार पर लॉजिक के आधार पर बात करते थे? शहजाद हेगड़े को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। शहजाद क्या शहजाद आपको लगता है, संविधान निर्माता क्या आपको लगता है कि ऐसे मिनिस्टर को भारतीय जनता जो ये कहे कि हम तो संविधान बदलने आए हैं, सेकुलर जो लोग अपने आप को कहें उसको एक तरह से अब्यूज किया जाए, ऐसे मिनिस्टर को क्या मंत्रिमंडल में रहने का हक है या नहीं है, जो संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनाओ? कोई हक नहीं है ऐसे मंत्री को सरकार में रहने का जो संविधान। समीर, एक चीज मैं आपको बताओ, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इस दुनिया में एक ही मुल्क था जो हिंदू राष्ट्र मुल्क था, जिसका नाम है नेपाल।
आज नेपाल खुद हिंदू राष्ट्र से हटके एक सेक्युलर मुल्क बन रहा है। वहां पे तो मुसलमान भी नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र से एक सेक्युलर मुल्क बन रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन अपना रहा है। ये बात सही है कि हमारा मुल्क किसी एक सेक्युलरिज्म की वर्ड की या कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पे रहने वाले हर बाशिंदे की वजह से, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसकी वजह से सेक्युलर है। पाकिस्तान नहीं है क्योंकि वहां के बाशिंदे सेक्युलरिज्म नहीं चाहते, यहाँ का हर बाशिंदा चाहता है। इस बात को कोई भी ना भूले कि यहाँ का हर इंडियन सेक्युलर है, पहली बात। दूसरी बात, निकालने और हटाने की बात है, वो प्रधानमंत्री अपने विवेक से तय करे। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो नए नए हिंदू बने हैं जनेऊधारी, उन्होंने हिंदुओं के लिए कितनी आवाज उठाई जब पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे थे? और जो नए नए आजकल अपने आप को सेक्युलर कह रहे हैं, उनको ये एतराज क्यों? अगर वो सेक्युलर है, अगर यहाँ की प्रकृति सेक्युलर है, तो संविधान में सेक्युलर होने से उनको क्या फर्क पड़ रहा है? रहने दो ना सेक्युलर को। राकेश त्रिपाठी साहब, और अगर आपको, आपकी पार्टी को इतनी ही नफरत है सेकुलर वर्ड से, तो क्या सरकार की कुछ तैयारी है? संविधान संशोधन के जरिए इस सेकुलर वर्ड को हटाया जाएगा क्या? बातें करते हैं, तैयारी है क्या? के विकास से कोई औचित्य नहीं है। देखिए समीर जी, मैं मानता हूं संविधान संशोधन एक लंबी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है। इस विषय पर पहले विचार विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि सेकुलर शब्द किसका मायने से जोड़ा गया और आज सेकुलर शब्द की किस रूप में परिभाषा हो रही है। भारत की राज्य व्यवस्था में किसी जाति के आधार पर, मत के आधार पर, पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत सर्वधर्म समभाव की प्रकृति का, रीति नीति का, परंपरा का देश है। यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः है, हिंदू भवन्तु सुखिनः या मुस्लिम भवन्तु सुखिनः नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे सन्तु निरामया, सबका साथ सबका विकास की नीति पर सरकार काम कर रही है। लेकिन सेकुलर शब्द की व्याख्या जिस रूप में की जा रही है, कई धर्मों में कई भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल पार्टी घोषित किया जाता है और कांग्रेस तमाम विपक्ष अपने आप को सेकुलर घोषित करने का काम करता है। सेकुलर शब्द की व्याख्या और कम्युनल शब्द की व्याख्या अपने मन मुताबिक गढ़ी जा रही है और ऐसे सेकुलर शब्द की व्याख्या भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात है। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं समीर, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान को बनाया था, उनका ठीक है, बोलिए आसिम वक़ार साहब, उस चीज का जवाब दीजिए। आज तो आसिम वक़ार साहब बोलिए। संदीप जी 1 मिनट जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कि प्रधानमंत्री जी ने, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 10 बार ये बात कही कि वो सेकुलरिज्म की बात करेंगे और वो सेकुलर हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है सेकुलरिज्म और राकेश त्रिपाठी जी ज्यादा काबिल है प्रधानमंत्री जी? अरे आपके सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं, आपके नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा हूं। वो सेकुलरिज्म प्रधानमंत्री के बारे में नहीं मानती है। आप ज्यादा काबिल है, वो कम काबिल है। सेकुलरिज्म सबका साथ सबका आप काबिल है ज्यादा, आप काबिल है, आप ज्यादा काबिल है प्रधानमंत्री से। नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं, मालूम नहीं है सेकुलरिज्म के मायने क्या होते हैं। आप समझाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। सेकुलरिज्म के मायने आप प्रधानमंत्री को समझाइए जाकर, सेकुलरिज्म के मायने सबका विकास, आप ज्यादा काबिल है और प्रधानमंत्री कम काबिल है की परिभाषा करते हैं। आपके धर्मनिरपेक्षता की बीजेपी है, मिथ्या है, ये बीजेपी है, ये प्रधानमंत्री को सिखा रहे हैं। आप मजहबी सिखा रहे प्रधानमंत्री वाले लोग हैं। ये आपकी पार्टी मजहबी राजनीति करती है। लोग आपकी पार्टी मजहबी राजनीति नहीं है। ये प्रधानमंत्री को, राकेश जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं आप बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन फिर सरकार और आपकी पार्टी का अलग अलग रुख क्यों नजर आ रहा है? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्योंकि अनंत कुमार हेगड़े के बयान से सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया, यानी सेकुलर वर्ड में बिलीव करती है आपकी सरकार, हमारी सरकार, इस देश की सरकार। तो फिर कंफ्यूजन कहां है? संसद में सरकार का जो बयान है, संसद में सरकार का जो बयान है वो बिल्कुल साफ है कि हम संविधान में संशोधन की किसी प्रक्रिया के साथ अभी नहीं है। हम इस प्रकार के बयान को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि सेकुलरिज्म की आज जो परिभाषा दी जा रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अनंत कुमार हेगड़े के बयान का कोई मतलब नहीं है ना, क्या सेकुलरिज्म शब्द के आज जो मायने जो भी ये धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है वो इस देश में बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। रोकिए ऐसे लोगों को, सिद्ध कर रहे हैं, ना बोले। अनंत कुमार हेगड़े जी ने उन तथाकथित वक़ार से क्यों नाराज हो रहे हैं? आप तो खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं नरेंद्र मोदी आपको काबिलियत को तो तस्लीम किया है ना, समाज को अपमानित करना मानते हैं। केवल प्रधानमंत्री को भी तथाकथित कहा जा रहा है आपके चैनल पर बैठकर, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं तथाकथित प्रधानमंत्री को। अरे भाई आप अपनी समझ का विस्तार करिए,
आप अपनी समझ का विस्तार करिए और ये दूर बातें हैं, आपके समझ में नहीं आएंगे। मजहबी राजनीति करने वालों को नहीं समझ में आएंगे, मजहबी राजनीति करने वालों को समझ में नहीं आएंगे। ये मजहबी राजनीति नहीं है, ये गुड़ कीर्तन है। तो समझिए, भारत के दर्शन को समझिए, भारत के जर्मन को समझिए। पहले भारत के दर्शन, भारत के जर्मन अदालत भी यही चाहती है राकेश ठाकुर कि मजहब को सियासत का हिस्सा ना बना दिया जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि वो मजहब पर ही सबसे ज्यादा सियासत हो रही है, मजहब पर ही सबसे ज्यादा कड़वी सियासत हो रही है इस देश में। और आप जो परिभाषा मानकर बैठे हैं, मुझे लगता है उसमें भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सेकुलरिज्म और अपीजमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें। और अगर सेकुलरिज्म वर्ड के सहारे किसी ने अपीजमेंट किया किसी एक खास समुदाय का, तो वो अपने आप में गलत है, उस पर सवाल उठाइए। लेकिन उसके चलते अगर आप पूरे सेकुलरिज्म वर्ड को ही कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की बात करेंगे तो फिर तो सवाल उठेगा ना, लेकिन फिर सवाल आपकी मंशा पर उठेगा। जी समीर भाई, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जब अपीजमेंट की आप बात करते हैं कि साहब मुसलमानों का अपीजमेंट, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि आजादी के वक्त जो मुसलमान 30% सरकारी नौकरियों में था, आज वो 3% से भी नीचे खड़ा हुआ है, 2-2.5% पे, और वो भी चपरासी और बहुत मामूली माली और इस तरह की नौकरियां। मतलब अपीजमेंट की तोहमत भी लग गई, मुसलमानों पर अपीजमेंट की तोहमत भी लग गई और मिला भी कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। श्रीराज नायर साहब, मौलाना आबिद, राकेश त्रिपाठी, संदीप चौधरी, शहजाद पूनावाला, आसिम वखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।